हाय। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बिड कर देते हैं तो बिड करने के बाद हमेशा हमारे पास चांस रहता है कि हम उसकी कॉस्ट को रिवैल्यूएट कर सकें, उसको दोबारा से एक बार उस पर रिवर्क कर सकें ताकि हम एक एग्जैक्ट कॉस्ट पे आए। ऐसा इसलिए होता है कि बिड करने के बाद हमें कई बार ऐसा ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपना फाइनल नो रिग्रेट प्राइस दीजिए, या फिर किसी किसी बिड में रिवर्स ऑक्शन का भी मैकेनिज्म होता है, जिसमें हमें पास एक चांस होता है कि हम अपनी बिड को डाउन साइड की तरफ रिवाइज कर सकते हैं। तो जब ये हम एक्टिविटी करना करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज हो सकता है एग्जैक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करने में हमसे कोई गलती हो जाए। तो एक चेकलिस्ट बनाई गई है जिसको हम अपने सामने रख लें जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट को रिवैल्यूएट कर रहे हो या उसको दोबारा से चेक कर रहे हो कि इसको कैसे और कम किया जा सकता है। तो उस चेकलिस्ट को सामने रखने से हमें ये फायदा होगा कि हमसे कोई भी चीज छूटेगी नहीं वाइल रीकैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। तो वो जो चेकलिस्ट है वो कुछ इस तरह दिखती है। उस चेकलिस्ट में जब हमारे पास सामने सब चीजों की कॉस्ट है तो हम सबसे पहले अपने जितने ओईएम्स हैं उनसे बात करेंगे, जो भी हमने प्रोडक्ट कोट किया है उसके रिस्पेक्टिव ओईएम से बात करके उनको टटोलेंगे और उनसे देखेंगे कि कहीं कोई किसी भी चीज में किसी भी तरह से प्राइस कम हो सकती है क्या। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उस सेम प्रोडक्ट के लिए हम किसी दूसरे प्रोडक्ट में भी कोट कर रहे हो और दोनों का एक साथ करीब करीब हमारे पास ये मौका आए कि हम उसको रिवैल्यूएट कर सकें। तो उसकी क्वांटिटी को कंबाइन करके हम एक क्वांटिटी डिस्काउंट के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। हाउएवर ये बहुत रेयर है, ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। तो इस चीज को ज्यादा ध्यान ना देते हुए हम तो जनरली अगर कोई किसी पर्टिकुलर टेंडर की क्वांटिटी है तो उसके हिसाब से ओईएम से बात करें और उससे एक बेस्ट प्राइस लें। चाहे उसके डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म हो सकते हैं ओईएम से बात करने के, उनको सेटिस्फाई करने के या उनको अपनी जरूरत दिखाने के कि हमें ये टेंडर जीतना कितना जरूरी है, जिसके बेसिस पे वो अपना डिस्काउंट हमें ऑफर कर सकते हैं और उस डिस्काउंट को हम अपने कॉस्ट में कम कर सकते हैं। तो अगर वो चीज हो गई है तो हम यहाँ पे उसको टिक कर देंगे। फिर हम एक जो सोल्यूशन हमने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन किया है उसको एक बार दोबारा से समझेंगे, ये देखेंगे कि कहीं उस सॉल्यूशन डिजाइन करते वक्त हमसे कोई चीज छूट तो नहीं गई, या हमने कोई ऐसी चीज तो कंसिडर नहीं कर ली जिसके बिना भी ये सॉल्यूशन मुमकिन हो पाएगा, जिसके बिना भी ये प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली फंक्शनल हो पाएगा। हम उस चीजों को प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे, चाहेंगे तो अपनी टीम से बात कर सकते हैं और उसको पूरे प्रोजेक्ट को हम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे सो दैट कुछ कॉस्ट सेविंग वहां पे हो सके। तीसरा पॉइंट आता है कि स्कोप ऑफ वर्क। स्कोप ऑफ वर्क जो हमारा डिजाइन या डिसाइडेड है कस्टमर द्वारा, वो स्कोप ऑफ वर्क को भी दोबारा से एक बार नजर मारेंगे और देखेंगे कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो स्कोप ऑफ वर्क में हमसे कंसिडर करने से रह गई है वाइल कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, या फिर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हमने कंसिडर कर ली लेकिन स्कोप ऑफ वर्क में मेंशनड ही नहीं है। तो अगर नहीं है तो उसको हम अलग कर सकते हैं स्कोप ऑफ वर्क, ये मौका हमें मिलता है क्योंकि कई बार क्या होता है एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस या एक प्रिजुडिस के साथ हम किसी टेंडर को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और उस चीज को किसी भी पर्टिकुलर आइटम की कॉस्ट को इंक्लूड कर लेते हैं, भले ही वो स्कोप ऑफ वर्क में हो या ना हो। तो अगर ऐसा कोई आइटम है जो हमने स्कोप ऑफ वर्क में बाय डिफॉल्ट इंक्लूड किया हुआ है लेकिन अगर स्कोप ऑफ वर्क में मेंशनड नहीं है कस्टमर द्वारा, तो हम उसको दोबारा नजर मार के उसकी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। साइट कंडीशंस भी, क्योंकि जब तक ये स्टेज आएगी तब तक हमारा साइट सर्वे भी हो चुका होगा, तो हमारे पास साइट कंडीशंस भी होंगी, वहां के एक्चुअल मेजरमेंट्स भी होंगे और देख सकेंगे कि अगर हो सकता है टेंडर बिड करते वक्त हमने कुछ जो फोर्सी किया हो वो बहुत ज्यादा हो, लेकिन जब साइट सर्वे हो गया हो तो हमें लगा हो कि नहीं ये काम बड़ा आसानी से हो सकता है, तो अगर उसका कोई कॉस्ट एडवांटेज मिल सकता है तो उसको भी यहाँ पे हम फैक्टर इन करेंगे। चौथा पॉइंट होता है कि इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते हमारी क्लाइंट से भी मीटिंग हो चुकी है। जब हमारी क्लाइंट से मीटिंग हो चुकी है तो क्लाइंट से कुछ इनपुट्स आए होंगे हमारे पास, उन इनपुट्स को भी हम कंसिडर कर सकते हैं और अगर वो इनपुट्स कारगर हैं, हेल्पफुल हैं किसी भी तरह से कॉस्ट को कम करने में, तो उनको भी हमें यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। फिर आता है इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग कॉस्ट। किसी भी प्रोजेक्ट की जब हम इनिशियल वर्किंग करते हैं तो उसकी इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग कॉस्ट हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपन बिड कर देते हैं और कॉस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब ये स्टेज आती है जहां हम रीवर्किंग कर रहे हैं, रिकैलकुलेट कर रहे हैं, तब तक हमें प्रोजेक्ट के बारे में पहले से ज्यादा पता है, और पहले से ज्यादा पता है तो हमें ये भी पता है कि इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग में हम कहाँ कहाँ पैसे बचा सकते हैं। तो वो जहां जहां हम पैसे बचा सकते हैं उसको कैलकुलेट करके हम उसको भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं।
फिर आता है कंज्यूमेबल कैलकुलेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो लाइन आइटम्स में मेंशन नहीं होती हैं। जो लाइन आइटम है वो तो हमें देने ही है, लेकिन जो आइटम्स ऐसे हैं जो लाइन आइटम में नहीं है फिर भी लगेंगे, क्योंकि कॉस्ट प्रोजेक्ट को पूरा करना है, इसलिए हम उसकी कॉस्ट, उसको हम कंज्यूमेबल मानते हैं और उसकी कॉस्ट को हम साथ लेके चलते हैं। तो हम इस स्टेज तक आते आते, क्योंकि प्रोजेक्ट की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें हो गई है, तो हम उन कंज्यूमेबल्स को भी रिकैलकुलेट कर लें और उनको ऑप्टिमाइज करते हुए उसकी कॉस्ट का बेनिफिट भी यहाँ हम टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट में कंसिडर कर सकते हैं। इस स्टेज पे आने के बाद जो फाइनेंशियल टर्म्स हैं इस प्रोजेक्ट की, उसको भी हम कंसिडर करें और उसका कई कॉस्ट ऑफ कैपिटल में या किसी भी तरह से अगर हमें कॉस्ट एडवांटेज मिलता है तो हम उसको भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करें या कंसिडर करें। और भी कुछ कमर्शियल पैरामीटर्स हैं, जैसे पीबीजी अगर है या नहीं, सिक्योरिटी डिपॉजिट है या नहीं, क्योंकि हर चीज की एक कॉस्ट होती है। अगर किसी टेंडर में पीबीजी नहीं है और हमने इनिशियली कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले रखी है, क्योंकि पीबीजी अगर हम बनाते हैं तो हमारी एक कैपिटल ब्लॉक होती है और उसका एक इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है और पीबीजी बनाने के भी प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है। अगर वो नहीं है, किसी तरह से हमने उसको एक्सक्लूड करा लिया है टेंडर के हमारी ऑब्लिगेशन से, तो हम उसकी कॉस्ट का बेनिफिट भी यहाँ पे टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट को रिड्यूस करने में ले सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें along with the execution of the project we also have to bid for annual maintenance contract, या फिर एक डीएलपी पीरियड होता है जिसमें हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद 1 साल की वारंटी तो बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड होती ही होती है, लेकिन कुछ कस्टमर्स 1+2, 1+3, 1+4 भी मांगते हैं, जिसमें हमें सब्सिक्वेंट ईयर्स की भी मेंटेनेंस सर्विस के लिए कॉस्ट करना पड़ता है और कोट करना पड़ता है। तो क्योंकि जैसा कि प्रीवियस हमने चेकलिस्ट के पॉइंट्स में देखा कि इस स्टेज तक आते आते हमारे पास प्रोजेक्ट के बारे में काफी ज्यादा जानकारी आ जाती है, तो हमारे लिए अब काफी कन्वीनियंट हो जाएगा एएमसी कॉस्ट को भी रिकैलकुलेट करना, और उसमें से कहीं कुछ पैसे अगर बचते हैं तो वो टोटल कॉस्ट की प्रोजेक्ट को कम करने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। फिर आता है कि कंपटीशन का क्या लेवल है, क्योंकि अब जब हम रिवर्स ऑक्शन की तैयारी कर रहे हैं या फाइनल नो रिग्रेट प्राइस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ये आंकलन जरूर होना चाहिए कि हमारे कंपटीशन में वो कौन सी कंपनीज हैं जो इस प्रोजेक्ट के लिए बिड कर रही हैं, उनका जनरली ओवरहेड्स क्या रहता है, उनका हमारा प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और उसके बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि हमें और कितना अग्रेसिव प्ले करना है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बिड करने के लिए। तो वो देखते हुए ये कॉन्शियस कॉल है, और ये केस टू केस बेसिस पे इसका कोई नॉर्म फिक्स नहीं किया जा सकता और इसका कोई पैरामीटर्स डिफाइन नहीं किए जा सकते। बेस्ड ऑन आवर गट फीलिंग ही इसको लेके आगे बढ़ाया जा सकता है। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है कि हम ये जो टेंडर बिड कर रहे हैं ये किस लिए बिड कर रहे हैं। कई बार हम कोई टेंडर इसलिए जीतना चाहते हैं क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के हमारे पास पूर्व में क्रेडेंशियल्स नहीं है, हमें वो क्रेडेंशियल्स डेवलप करने हैं, और चूंकि अगर हमें वो क्रेडेंशियल्स डेवलप करने हैं तो ये प्रोजेक्ट जीतना मैंडेटरी है, और अगर ये किसी भी सूरत में मैंडेटरी है तो इसको हम लोएस्ट मार्जिन पर बिड कर सकते हैं। हमारे को जेब से पैसे नहीं लगने चाहिए, लेकिन मिनिमम मार्जिन पे हम प्रोजेक्ट को बिड करने के बारे में सोचेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड है और उसी के लिए प्रोजेक्ट लिया जा रहा है, तो उसमें हमें बहुत ही कॉन्शियस रह के चीजों को आगे लेके चलना है और बहुत ही ध्यान पूर्वक इस चीज को बिड करना है, और साथ ही साथ मार्जिन को कैसे कहाँ एडजस्ट करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, वो भी हमें आना चाहिए। क्योंकि जब तक हम हमारे मार्जिन को, हमारी कॉस्ट को, इन सब चीजों को मिनिमाइज करके नहीं चलेंगे, हमारे लिए किसी भी टेंडर को जीतना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो ये आई एम श्योर ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे और काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को रीबिड करना, रीवर्क करना, रिवर्स ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना, या नो रिग्रेट प्राइस की तरफ जब हम बढ़ते हैं, कस्टमर हमसे मांगता है, तो ये सारी चीजें कारगर रहेंगी ताकि हमसे कोई चीज छूटे नहीं और हम एक ऑप्टिमाइज्ड और एक परफेक्ट नो रिग्रेट प्राइस कस्टमर को ऑफर कर सकें, जिससे कि हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएं। थैंक यू।